नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और दिन 19 नवंबर सोमवार का ये करंट अफेयर्स है। यहाँ पर हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की खबरें देखेंगे। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा जो आपकी 2022 की होने वाली है, उसके लिए नोट्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। इनके साथ आपको ऑफर मिल रहे हैं। आपको मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज और मुख्य परीक्षा के लिए डेली आंसर राइटिंग टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज चलती है हमारी प्रैक्टिस के लिए डेली आंसर राइटिंग की, वो प्री के नोट्स के साथ फ्री मिल रही है। वहीं मुख्य परीक्षा जिसमें हमारी कॉपी चेक की जाती है, वो आपको प्री के नोट्स के साथ फ्री मिलती है। आप इसके लिए ज्यादा डिटेल्स एग्जाम गुरुजी के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट एग्जाम गुरुजी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं हम आज के विचार के साथ। और आज के विचार है जो हमारे अब्राहम लिंकन के हैं। अंत में यह महत्व नहीं रखता आपके जीवन में कितने वर्ष हैं। अंत में आपका यह महत्व नहीं रखिएगा कि आपके जीवन में कितने वर्ष बचे हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके वर्ष कितने जीवंत हैं, यानी आपने जो जीवन जिया है उसको किस प्रकार से जिया है, कितनी, उसको बोलते हैं ना, कितनी शिद्दत के साथ जिया जिया है, कितनी एनर्जी के साथ जिया है। तो इसलिए आपका जो जीवन है डेली का, हमारे पास 24 घंटे जो होते हैं, इसको बिल्कुल व्यस्त रखिए, एक ऊर्जा के साथ दीजिए। आप बिल्कुल ये मत विचार करिए कि कल क्या हुआ, आज हमारा अच्छा है तो कल भी हमारा अच्छा होगा। इन्हीं विचारों के साथ हमारी और आपकी दिन की शुरुआत होती है। एक अच्छी ऊर्जा के साथ सूर्य की तरह सुबह उगिए और शाम को पूरी थकान के साथ, बोलते हैं ना कि एकदम सूर्यास्त की तरह जैसे होता है, फिर चंद्रमा निकलता है, एक छोटी सी किरण होती है, उस आशा की किरण के साथ आप निद्रा में जाइए। फिर अगले दिन सुबह सूर्य की तरह नई ऊर्जा के साथ उठिए और पूरा दिन परिश्रम करिए। बाकी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी का जीवन संघर्षों वाला रहा है और सभी ने कुछ न कुछ प्राप्त किया है, जिसने भी संघर्ष किया है। और देखते हैं हम पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा करंट अफेयर्स का। किस देश की सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए, पहली सरकार है दुनिया की, वो है न्यूजीलैंड। इन्होंने क्या किया, तंबाकू पर, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहला देश है, इन्होंने कानून बनाया है उसके लिए। 2025 का इनका टारगेट है। वहीं पर जो ओलंपियाड होते हैं, जूनियर साइंस ओलंपियाड होते हैं, भारत ने इस पे 6 स्वर्ण जीते हैं और ये लगातार भारत यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। यानी हमारे यहाँ एक बोलते हैं ना जूनियर साइंस, यानी यहाँ से साइंटिस्ट भी निकलते हैं, मैथमेटिशियन भी निकलते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि होती है। हाल ही में जो चाहत अरोड़ा हैं, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ये तैराकी से आती हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे यहाँ ओलंपियाड में धीरे धीरे तैराकी में भी हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वरना ऑस्ट्रेलिया और चाइना, यहाँ के लोगों का ही कब्जा रहता जाता है, यूएस लोगों का। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के किस कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो वो हमारा नमामि गंगे जो प्रोग्राम चल रहा है उसको शामिल किया है। भारत का जो तेलंगाना है, राज्य है, यहाँ पर एक चना पाया जाता है, लाल चना, इसको जीआई टैग दिया गया है। अभी कुछ बहुत सारे राज्यों में जीआई टैग दिए गए हैं, लेकिन कुछ विशेष जीआई टैग होते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 5G सेवा शुभारंभ की जा चुकी है और ये शुरुआत की गई उज्जैन में महाकाल लोक से। इसकी घोषणा बहुत पहले मुख्यमंत्री ने कर दी थी। और हमारे यहाँ के जो वैश्विक पर्यटन स्थल हैं, आपका खजुराहो हो गया, उज्जैन हो गया और सांची हो गया, ऐसे जो प्रमुख जहाँ पर वैश्विक पर्यटन स्थल हैं, उन पर क्या किया जाएगा, वहां पे 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। और ये एक बड़ी उपलब्धि है। 5G सेवा के साथ हमारे यहाँ बहुत सारे अवसर भी उपलब्ध होंगे, नए नए अवसर अब आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है विवेकानंद युवा पुरस्कार। युवा जुड़ा हुआ है साथ में, विवेकानंद है तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो ये भी दिया जाता है पुरस्कार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग से। पुरस्कारों को लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना। हमेशा जब भी आप पुरस्कार पढ़िए तो ये जरूर पढ़िए कि ये किस विभाग के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है, वो किया जाएगा भोपाल में। भोपाल में अभी तक जितनी भी चैंपियनशिप चल रही हैं, वो आपकी विशेषकर जो इंडोर गेम्स होते हैं, वो सभी की सभी लगभग भोपाल में ही आयोजित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में शासकीय विद्यालयों के जो नाम रखे जाएंगे, वीर शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे सभी शासकीय विद्यालय। तो ये रखे जाएंगे महू के, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहते हैं। ये इंदौर की एक तहसील है। वहाँ के सभी शासकीय जो विद्यालय होंगे वो किसके नाम से होंगे, डॉक्टर क्या कहते हैं, जो वहाँ के वीर शहीद हैं उनके नाम से होंगे। भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2022 का आयोजन किया जाना है, ये भी भोपाल में किया जाना है। बहुत सारे फंक्शन इस बार भोपाल में होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो आपकी बात हो रही है कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 9 जनवरी को
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है, यहाँ पर भारतीय नहीं होगा, 18 दिसंबर होता है, विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इसकी की थी, क्या कहते हैं, 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसने बोला था कि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हम इसे मनाएंगे। और इसको इसलिए चुना था क्योंकि 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों की संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसको अपनाया था। और लेकिन इस वर्ष जैसे जो भी ये दिवस मनाए जाते हैं इनकी प्रतिवर्ष एक थीम होती है, लेकिन इस वर्ष जो 2022 वाली थी इसकी कोई थीम नहीं थी। और संयुक्त राष्ट्र ने अभी क्या ट्वीट किया था कि दुनिया में हर 30 में से एक प्रवासी है, हर व्यक्ति प्रवासी। प्रवासी कहते किसको हैं? संयुक्त राष्ट्र की जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति अपने देश की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन होती है, उसको पार करके किसी देश में रह रहा है, वहां पे अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, जीवन जी रहा है, तो उसे प्रवासी दिवस कहा जाता है। यदि हम अपने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हम प्रवासी नहीं कहलाएंगे, हम प्रवासी वहां पे मजदूर एक बार कहला सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। निम्न में से किस देश ने नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया है वो जीता है? बिल्कुल भारत ने जीता है। और भारत ये जब से आयोजित हो रहा है ये लगातार जीतता जा रहा है। ये भारत का लगातार तीसरा खिताब था। 2012 और 17 का जो संस्करण था वो भी भारत ने जीता था। नेत्रहीनों का क्रिकेट था, इसका जो फाइनल हुआ है ये बेंगलुरु का, कर्नाटक का बेंगलुरु, वहां पे एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में वहां पर खेला गया था। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके तीसरी बार हमारे यहाँ की देश की टीम ने ये खिताब जीता है। और जो टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें थी वो भारत थी, नेपाल थी, श्रीलंका थी, ऑस्ट्रेलिया थी, बांग्लादेश थी, दक्षिण अफ्रीका थी। इन सभी टीमों ने लिया था, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं था। भारत सरकार ने कुछ कारणों से उनको वीजा देने से इनकार कर दिया था। इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका जो आयोजन करता है वो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया यानी कैबी करती है। ये इसके लिए इसका जो शीर्ष निकाय है, भारत की जो कैबी जो है, भारत में नेत्रहीनों के जो क्रिकेट का आयोजन होता है उसके लिए हमारे यहाँ शीर्ष निकाय है। और विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषद का भारत सदस्य भी है। अगला जो वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला नेत्रहीनों का वर्ल्ड कप 2023 में ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। और कर्नाटक के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो थावरचंद गहलोत है, जिन्होंने ये ट्रॉफी दी थी। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। लियो वाराडकर अभी खबरों में रहे हैं और ये एक देश है जिसके प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कि ये किस देश के चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आयरलैंड के। यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। ये है लियो वाराडकर। इन्होंने क्या है, 17 दिसंबर को अभी आयरलैंड गणराज्य के इनको क्या किया, चुना गया, प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। थोड़ा सा ये जो विवाद हुआ था, 17 दिसंबर को इनको चुना गया था, लेकिन उसके बाद वहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल अलग तरह की गतिविधियां हो गई थी, जिसके बाद इनको अभी क्या है, कल की डेट में इनको फिर से चुना गया है। और इसके पहले भी ये लगातार रह चुके हैं, 2 बार वहां के प्रधानमंत्री, 2017 से 2020 तक भी रहे हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। यदि आयरलैंड की बात करोगे आप तो देखो, ये जो यूके यूनाइटेड किंगडम है उससे लगा हुआ ये रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये यहाँ पे आपका आयरलैंड देश आता है, बिल्कुल इंग्लैंड से लगा हुआ है। ठीक है, यूरोप की एक देश है छोटा सा। और पश्चिमी यूरोप जो होगा, वेस्टर्न यूरोप है, उसका एक भाग है। अब बात करें तो ये सीमा जो साझा करता है, किसके साथ साझा करता है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ साझा करता है। और यहाँ की जो संसद है इसको ओइरेस टास्क कहा जाता है। ठीक है, ओइरेस टास्क कहा जाता है। और जो निचले सदन हो तो उसको डेल कहा जाता है, ऊपरी सदन को सीनाट कहा जाता है। अमेरिका में इसको सीनेट भी कहते हैं, कई जगह आपने इसका सीनेट नाम सुना होगा। और आयरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस हैं। वहां की मुद्रा जो है यूरो है, राजधानी वहां की डबलिन है। तो इनका नाम हमें याद रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, तो कई बार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4। निम्न में से कौन 2022 में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले एथलीट हैं या सर्च करे जाने वाले एथलीट हैं? तो वो है हमारे देश के नीरज चोपड़ा। बाकी के जो 3 खिलाड़ी दिख रहे हैं ये भी वहां पर सर्च किए गए हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो विश्व एथलेटिक्स का जो शासकीय निकाय है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने अभी कंपनी है इनकी यूनिसेप्टा, इसके द्वारा डेटा एकत्रित किया गया है कि सबसे ज्यादा कौन सा खिलाड़ी चुना गया है। तो पहले जो इस जगह पे थे उशैन बोल्ट थे। उशैन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा रनिंग में। ठीक है, और कई बार एग्जांपल भी दिया जाता है कि भाई तुम तो उशैन बोल्ट हो। तो वो पहले थे, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है, उनका रिकॉर्ड तोड़ के जो 2022 की विश्व एथलेटिक्स ने रिपोर्ट निकाली है या पूरी रैंक जारी करी है, तो उसमें सबसे ज्यादा नीरज है।
चोपड़ा है जो कि 812 बार इन पे लेख लिखे गए हैं। ठीक है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा आप तो कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं। उसके बाद ओलंपिक चैंपियन है एलन थॉम्सन हेरा, इन पर 751 लेख लिखे गए हैं। वहीं पर 100 मीटर विश्व चैंपियनशिप में सेली एंड फ्रेजर फ्रिस, इन पर 698 लेख लिखे गए हैं। वहीं पे 200 मीटर की जो विश्व चैंपियनशिप है सेरिका जैक्सन। अब मजेदार बात यह है कि ये जो तीनों की तीनों एथलीट हैं ये कहाँ के हैं, जमैका के हैं। और जो हुसैन बोल्ट जो थे वो भी कहाँ के थे, जमैका के थे। तो उनको क्या कहते हैं हटा करके नीरज चोपड़ा टॉप पे आए हैं। नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में बहुत सारे पदक जीते हैं। अभी यूजीन में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भी रजत पदक जीता है। साथ में 2003 में महिलाओं की जो लंबी कूद की अंजू बॉबी जॉर्ज थी, जो इस समय अपने यहाँ ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी मेंबर भी हैं, तो उन्होंने भी इस पदक जीता था। उनके बाद ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये विश्व चैंपियनशिप जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है यहाँ पे रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने साथ साथ इस साल जो डायमंड लीग फाइनल होता है वो जीतने वाले भी भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। और इन्होंने अपना भी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। तो बढ़ते हम लोग अब प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों में भारत ने अग्नि 5 परीक्षण किया है। अभी किसका, परमाणु अग्नि 5 जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया है, नाइट ट्रायल किया है इसका, और ये सफलतापूर्वक किया है। हमें ये बताना है कि जो अग्नि 5 है इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो जो इसकी मारक क्षमता है अभी जो ऑफिशियली बोली गई है वो ये बोली गई डीआरडीओ द्वारा कि ये 5000 किलोमीटर है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये भी बताया गया है कि ये लगभग 7000 किलोमीटर यानी चाइना से लेकर के रसिया तक कवर कर सकती है। डिटेल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिसाइलों के बारे में ज्यादा डिटेल्स दी जाएंगी। तो पहली बात तो ये कि ये जो है एक आईजीएमडीपी प्रोग्राम हमारे चलता है हमारे देश में, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये अब्दुल कलाम जी के द्वारा चालू किया गया था। तो उसके अंतर्गत ये डेवलप की गई है मिसाइल। ठीक है, और आपसे बात करी जाए तो जो ये अग्नि की मिसाइल अग्नि 5 ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, साथ में इसकी खासियत क्या है, कई बार आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी दागो और भूल जाओ मिसाइल है। यानी मारने के बाद आप भूल जाओ कहाँ गई। अभी थोड़ा सा लफड़ा भी हो गया था, पाकिस्तान में एक मिसाइल चली गई थी हरियाणा से उड़ के, तो उसके लिए विवाद भी हो गया था। हालांकि वो खाली थी और कुछ टेस्टिंग चल रही थी जिसके बाद मिस हो गई थी। तो इसे क्या कहते हैं, इसको दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं। ये इंटरसेप्टर उसमें दागने के बाद उनको भी नहीं समझ में आया कि मिसाइल गई कहाँ। ठीक है, तो वो मिस फायर हुई थी। और ये दुनिया में कई जगह ये घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भारत ने किया था या जानबूझ के किया था। बहुत बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना नहीं रोका जा सकता। इसकी मारक क्षमता जो बताई गई है वो 5000 किलोमीटर बताई गई है। सीमा से अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। और यह हमारे हमारे यहाँ जितनी भी मिसाइलें ये डेवलप की जाती है सभी आत्मरक्षा के लिए की जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोट किया था कि हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमें कोई करेगा तो हम उसके लिए, हम सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हथियार बना रहे हैं। परमाणु परीक्षण भी हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए किया था, किसी को डराने के लिए या किसी के हमला करने के लिए नहीं किया था। यही हमारे देश की विश्वसनीयता है दुनिया में। अग्नि 5 मिसाइल किसकी, अग्नि मिसाइलों की बात करी जाए तो ये देखिए ये हमारी जो परमाणु क्षमता है, ठीक है, हमारा जो बोलते हैं ना कि हमारी रक्षा क्षमता है उसकी ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्योंकि जो पृथ्वी है ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, लड़ाकू विमान से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करें यदि यहाँ पे जो अग्नि 1 है, इनकी 5 सीरीज टोटल बन चुकी है। अग्नि 1 2 3 4 5 ये सभी किसके द्वारा विकसित की गई हैं, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई हैं जब वहां पर कलाम साहब थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि अग्नि 1 जो है 7 से 800 किलोमीटर की क्षमता है। अग्नि 2 जो है 2000 किलोमीटर की है। अग्नि 3 2500 की है। अग्नि 5 3500 किलोमीटर की है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक रोड मोबाइल लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है। इसको मोबाइल लॉन्चर के थ्रू भी फायर किया जा सकता है, या आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। वहीं पे अग्नि 5 जो है ये हमारी सबसे लंबी रेंज की मिसाइल है। 3500 के बाद ये हमारी 5000, इसको जो ऑफिशियल बोला गया है कि 5000 तक की रेंज तय कर सकती है। लेकिन इसकी जो क्षमता बताई जा रही, कई जो न्यूज रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 7000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये हमारी अंतर महाद्वीपी यानी आपका जो रसिया है, चाइना है, ये अंतर महाद्वीप पूरा कवर कर सकता है। अब बात करें यदि हम आईजीएमडीपी की, तो इसकी जो स्थापना या इसका जो एक विचार आया था, ये हमारे पूर्व जो वैज्ञानिक हमारे राष्ट्रपति थे, हम सभी के हमको प्रेरित करने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके द्वारा दिया गया था। या आप ये कहें कि इनकी एक सोच थी। उनका उद्देश्य था कि भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र है वहां पर आत्मनिर्भर रहना चाहिए।
और इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की क्या करी थी, मंजूरी दी गई थी। और 1983 में ये शुरू किया गया था, मार्च 2012 में पूरा हुआ जा करके, यानी हमने 5 मिसाइलें जो प्रणाली थी हमने विकसित कर ली। और ये 5 प्रणालियां क्या थी कि एक तो पहली बात तो ये कि हमारे पास एक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि हम सतह से सतह पर मारने की हमारी कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास होनी चाहिए। फिर सतह से सतह पर मार करने की हमारे पास मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए, और वो मिसाइल है हमारी अग्नि। ठीक है, सतह पे पृथ्वी भी मारती है, अग्नि भी मारती है, लेकिन पृथ्वी जो है कम रेंज की है, अग्नि जो है एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं पे त्रिशूल की बात करी जाए तो ये सतह से, त्रिशूल का आप नाम याद रख सकते हो, त्रिशूल सतह से कहाँ मारा जाता है, आकाश की तरफ मारा जाता है। तो ये भी सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम कम दूरी की मिसाइल है। नाग जो है ये हमारा तीसरी पीढ़ी का जो एक मिसाइलों को मारने वाला एक टैंक है। आकाश की बात करी जाए तो ये भी सतह से आकाश पे मार करने वाली दूसरे, जैसे आप त्रिशूल आप लोगो तो एक कम दूरी तक आप मार सकते हो। आकाश हमारा कहाँ है, एक मध्यम दूरी में है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आकाश जो है मध्यम दूरी की मिसाइल है। लेकिन सतह से कहाँ हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो आकाश ऊपर दिखता है, तो यानी सतह से आकाश पे वार करने वाली मिसाइल है। बढ़ते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की तरफ, प्रश्न क्रमांक 6 के साथ। वर्ष 2023 में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में भोपाल में। और अभी इसकी जो एक रिपोर्ट है ये लगभग 25 दिसंबर को पूरी तरह से जारी की जाएगी। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष की जाती है, जहाँ 25 दिसंबर हमारे यहाँ ई गवर्नेंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, तो सुशासन दिवस उसी दिन मनाया जाता है। तो लगभग 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में ई गवर्नेंस की रिपोर्ट भी जारी की जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ था कि जो उसके सचिव है ई गवर्नेंस के, वो मध्य प्रदेश के दौरे में आए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इस पे मध्य प्रदेश देश में प्रथम फर्स्ट पोजीशन पे है। और सरकार का प्रोग्राम है, अभी हालांकि जम्मू कश्मीर में ये शुरू कर दिया गया है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इसको जिला स्तर पर भी लागू करने की सरकार की योजना है कि हम गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स है इसको जिला स्तर पर शुरुआत करेंगे। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश जो है नागरिकों को ई सर्विसेज उपलब्ध कराने के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। ई सर्विस वही हो गई, आज हमारे फॉर्म एमपी ऑनलाइन के थ्रू भरते हैं, हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और बाकी के जो प्रमाण पत्र होते हैं, ये सारे के सारे बहुत सारे नगर निगम के प्रमाण पत्र होते हैं, ये हमारे ऑनलाइन बन जाते हैं। हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो वहां से भी बन जाता है, ये भी ई सर्विस में आता है। ठीक है, और 2023 का जो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, जो भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुआ था, वो कटरा में, वो होने वाला है अगला जो 2023 में होगा, ये भोपाल में होगा। और मध्य प्रदेश जो है गुड गवर्नेंस में अव्वल रहा है। मध्य प्रदेश को जो स्कोर रहा है वो 4.887 रहा है। वहीं पर दूसरे नंबर पे राजस्थान रहा, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ रहा, चौथे नंबर पे झारखंड रहा, पांचवें नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है। यदि आपसे कभी पूछा जाए गुड गवर्नेंस में मध्य प्रदेश किस नंबर पर है, तो प्रथम पोजीशन पे है। और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग पॉइंट मिले हैं, और इनमें से जो अच्छी भागीदारी रही है मध्य प्रदेश की, एक तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज में रही है, सामाजिक कल्याण विकास में रही है, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता में रही है, और इकोनॉमिक गवर्नेंस पे रही है। इसकी पूरी जब रिपोर्ट आ जाएगी, तो जिस प्रकार से नीति आयोग की रिपोर्ट के हमने कुछ वीडियोस आपको बनाए हैं आर्थिक सर्वेक्षण के, बाकी की चीजों के, ठीक है, तो वो हम आपको बना करके उसका अलग से वीडियो देंगे, जहां पर हम देखेंगे किस विभाग में हमें कितने पॉइंट मिले हैं और हम किस स्थान पे हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग की रोकथाम के लिए और ऑनलाइन जो गेमिंग चलती है इसको नियंत्रण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स एक गठित की गई है, ये गठित की गई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। डिटेल्स देख ले, इस एक तो 8 सदस्यीय टास्क फोर्स है, इसमें लगभग आपको सभी प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे अलग अलग विभाग के। अब आप देखते होंगे, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको कई बार खबर पढ़ने को मिलती होगी कि ऑनलाइन गेमिंग में किसी का पैसा कट गया, या कोई बच्चा इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गया ऑनलाइन गेमिंग में कि उसने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और गेमिंग में जो खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, टीनेजर्स है, विशेषकर जो बिलो आप ये कह सकते हो 15 है, 14 है, ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं गेम्स की तरफ में। 5-5 6 साल के बच्चे भी हो रहे हैं। और कई बार क्या होता है, विशेषकर जो 8 10 साल से लेके 14 साल के बच्चे होते हैं, ये इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, उसको जीवन मान लेते हैं। क्योंकि अब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि कई बार ऐसा फील हो जाता है गेम्स में, आप 3D 4D गेम्स आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि लगेगा कि आप बिल्कुल उस गेम के अंदर हैं। और वो आपका एक, आप बोल सकते हैं ना कि आप उसके साथ क्या हो जाता है, आपका लगाव हो जाता है, आप जुड़ जाते हैं उसके साथ पूरी तरह से। और उसकी वजह से कई बार आपको क्या होता है, हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो
किसकी तरफ ये अवसाद में ज्यादा जा रही है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि इसको किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, इसमें क्या चीजें की जाए। कई बार ऑनलाइन जो गैम्बलिंग हो जाती है कि आपके पास एक कॉल आया कि आपके खाते में ये हो गया है, आधार कार्ड आपका फिर से लिंक कराना पड़ेगा, पैन कार्ड आपने अपडेट नहीं कराया, आपका पैसा नहीं निकाल सकते, ऐसी फोन कॉल्स आते हैं। तो ये जो गैम्बलिंग होती है, कई बार क्या होता है कि ये गेम चल ही रहे हैं, जब स्पोर्ट्स चलते हैं तो उस टाइम पे आपका क्या 11 पत्ती 3 पत्ती क्या चलता है, वो भी चल ही रहा है। तो इन सब चीजों को कैसे रोके राज्य सरकार, कैसे इनके साथ लोगों के साथ ये इसको गैम्बलिंग को रोका जाए ऑनलाइन गेमिंग में, इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है जो पूरी की पूरी अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी, उसके बाद उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। तो किसकी अध्यक्षता में है, ये मुख्य सचिव की है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। बच्चों का सांस्कृतिक महोत्सव होता है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय बाल रंग, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल में। तो डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1996 में हुई थी, और उस समय पर ये क्या था, एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम था। ठीक है, लगभग 24 साल से भोपाल पे, राजधानी हमारे यहाँ, हमारी राजधानी भोपाल, वहां पर ये बाल रंग कार्यक्रम किया जा रहा है। और 1996 से 99 तक इसे जवाहर बाल भवन बाल रंग में आयोजित किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको बदला गया और इसको राज्य स्तरीय से क्या किया गया, राष्ट्र स्तरीय के कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया 2005-06 में। यह आयोजित किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो हमेशा याद रखना है कि ये स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है जहां पर इसका आयोजन होता है, उसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। अब पहले क्या होता है कि इस पे राज्य स्तरीय पे कार्यक्रम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर राज्य स्तर पे होते हैं, फिर इसको राष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है। ठीक है, अब 2005 से 6 से क्या हो गया है कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा इसको राष्ट्रीय स्तर पर बाल रंग कार्यक्रम घोषित किया गया, और इसके लिए चयन किया गया है हमारे यहाँ का जो इंदिरा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, वहां पर इसका भोपाल का चयन किया गया, उसके साथ ही किया जाता है। और इसमें लगभग 16 स्टेट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं, और लगभग 10,000 प्रतिभागी होते हैं जो भाग लेते हैं। बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम होता है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है स्कूली शिक्षा विभाग का, इस पे पूरे बाल रंग कार्यक्रम में आपको सांस्कृतिक गतिविधियां भी मिलेंगी, आपको वहां पर एक तरह से साइंस क्विज वगैरह भी आयोजित किए जाते हैं, उनकी पूरी एक एक्टिविटीज कराई जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, आप डिस्ट्रिक्ट जाते हो, फिर उसके बाद आप स्टेट में जाते हो, फिर स्टेट के बाद आप नेशनल स्तर पे जाते हो, और आप अलग अलग राज्यों के साथ मिलते हो, वहां की प्रतिभाएं देखते हो, तो एक अलग कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक तरह से बहुत बड़े स्तर पे हो जाता है, और हमारे राज्य के हो चाहे किसी भी राज्य के हो, छात्रों को क्या होता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी ने मुक्ता ब्रांड घी लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है बुंदेलखंड की महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब मध्य प्रदेश के जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि मध्य प्रदेश में एक इनकी कम्युनिटी बनाई गई है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है। लगभग इसमें 18,500 से अधिक महिलाएं जो हैं इसके उत्पादन के साथ, इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है मुक्ता घी। ठीक है, ये हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस पे जितनी भी काम करती हैं सभी की सभी महिलाएं हैं, और ये उनके द्वारा पूरा ऑपरेट किया जाता है। और बात करी जाए इसकी, तो ये प्रदेश की जो 4 दुग्ध उत्पादक कंपनियां हैं, ये मिल करके 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन करती हैं, जिसमें से जो मुक्ता अकेली है ये 1 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर रही है। और इनकी जो ईयरली टर्नओवर है इनका आज की डेट में, तो लगभग 65 करोड़ रुपए का है। तो अब इन्होंने क्या है कि धीरे धीरे ये प्रोडक्ट में भी आ रहे हैं, दूध के साथ अब घी भी है, आगे भी आपको धीरे धीरे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ये बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश का जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके अंतर्गत आता है, और इनको पहले भी मुक्ता कंपनी को इंडिया डेयरी अवार्ड 2021 से एक्सटेंशन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और इसकी जो अध्यक्ष है श्रीमती रजनी रजक है, और इसकी जो सीईओ है वो श्री ईशान मैत्रा है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 में है कि एजुकेशनल लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इस समिट का जो आयोजन किया जाएगा वो इंदौर में किया जाएगा। ये मोटी मोटी यदि आप बात करो तो ये जो नेशनल समिट ऑफ एजुकेशन लीडर्स है, इसमें क्या है कि इसमें लगभग सभी जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, वो इस समिट में आएंगे,
और अपने अपने विचारों को रखेंगे। इन समिट का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हर, आपने देखा होगा कि सभी विभागों में ऐसी समिट्स होती हैं, एक डायरेक्शन के लिए होता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, हम और अभी किस दिशा में है। तो उन्हीं के लिए हमारे यहाँ क्या होगा कि अभी जो हमारे यहाँ के निजी और शासकीय विश्वविद्यालय है, वहाँ के कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। कुलाधिपति वैसे जो शासकीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके राज्यपाल होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट कुलाधिपति होते हैं, और वहाँ पर कुलपति होते हैं। तो सभी लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे कुलाधिपति होते हैं। तो कुलाधिपति और कुलपति और जो प्रमुख वैज्ञानिक होंगे या बड़े शिक्षाविद होंगे वो इसमें आएंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। और इसका जो आयोजन किया जाएगा वो इंदौर में जो हमारे यहाँ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है उसके परिसर में किया जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि देश के लगभग 200 निजी शासकीय जो विश्वविद्यालय और विद्यालय हैं वहां से IIM IIT जैसे संस्थान से प्रमुख इसमें भाग लेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो प्रमुख रहेंगे वहां पे, क्योंकि जब एजुकेशन की बात हो रही है तो UGC के जो चेयरमैन है प्रोफेसर जगदीश कुमार वो भी रहेंगे। AICTE के जो चेयरमैन है वर्तमान में प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, और साथ में जो अन्य IITs और IIM के डायरेक्टर्स होंगे वो लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश में रहने वाली विशेष पछड़ी एक जनजाति है बैगा और भरिया, तो ये किस बीमारी के इलाज के लिए आयुष विभाग के द्वारा सहयोग से परियोजनाएं चलाई जा रही है। देखिए, जब बात आयुष विभाग की होगी तो वहां पर आपको आयुर्वेदिक मिलेगा, आपको होम्योपैथिक मिलेगा, यूनानी चिकित्सा मिलेगा, ये सब कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये परियोजना इसी में से संबंधित दवाइयां उनको दी जाएंगी। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो एक है सिकल सेल एनीमिया। ये रक्त से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें क्या होता है, रक्त में जैसे अभी हमारे जो रक्त में होते हैं गोल, सिकल सेल एनीमिया ये क्या होती है, एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें हमारी जो कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, वैसे जो नॉर्मली होती है वो हमारी राउंड होती है, गोल होती है। लेकिन इस बीमारी के बाद उनकी जो बोले आपकी इनका जो आकार हो जाता है वो एक चांद की तरह, हंसिए की तरह हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। अब ये एक आनुवांशिक बीमारी भी होती है, लेकिन इसका जो एलोपैथिक है उसमें कोई इलाज है नहीं। इसके लिए कुछ दवाइयां हैं जो कि होम्योपैथिक में उपलब्ध हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। और ये विशेषकर जो हमारे यहाँ जनजातियां होती हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा एक सिकल सेल मिशन चलाया जा रहा है, और होम्योपैथिक उनको दवाई दी जाती हैं, और उनको उन दवाओं के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जाता है कि उनके अंदर एक नया रक्त बने, जो उनकी सेल्स है वो धीरे धीरे किस प्रकार से हो जाए, गोल हो जाए। और इस बात करी जाए तो ये पूरा एक राज्य स्तर पे, बड़े स्तर पे प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे यहाँ इस पे जो अच्छा आंसर दिया था वो नीलिमा ने दिया था। काफी सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे शेयर की थी, और ज्यादा इस पे डिटेल्स बताने की आवश्यकता है नहीं। करंट अफेयर में भी हमने आपको इस बीमारी के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है। आपको जो ये प्रश्न हम डेली पूछते हैं उनके आंसर्स के लिए आपको जो आंसर नीचे एग्जाम गुरुजी की तरफ से जिन आंसरों को हार्ड दे दिया जाता है आपको उन्हें पढ़ना है। इसीलिए मैं उस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा डिटेल पे यहाँ पे चर्चा नहीं करता, समय नहीं देता, ताकि आप जो हमारे अच्छे हमारे साथ साथी हैं वो इतनी मेहनत करके आंसर लाते हैं तो आप एक बार उनको पढ़िए। और बहुत सारी डिटेल है, उतनी डिटेल मेरे को बता पाना भी संभव नहीं है जितनी वो आप लोगों को दे देते हैं। तो उनको एक बार जरूर पढ़िए, और पढ़ने के बाद उनके आंसर्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि हमने उनसे क्या लिया है, ज्ञान लिया है, उनसे कुछ सीखा है। तो धन्यवाद करने के लिए उन सभी के आंसर्स को आप लाइक जरूर करा करें जिनके भी आंसर आप पढ़ते हैं। और आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, रिद्धनाथ मंदिर, यहाँ पे सिद्धनाथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिद्धनाथ मंदिर की बात हो रही है, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, खंडवा, मुरैना, महेश्वर या हरदा। उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां आपको देनी है, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी उनको लाइक देगा, जिनके जो हमारे साथ कुछ डिटेल्स साझा करेंगे उनको एग्जाम गुरु हार्ट देगा। जिन्हें हार्ट देता है आपको उनकी डिटेल्स पढ़नी है, और उसको क्या करना है, लाइक करना है। करंट अफेयर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आप सभी की कुछ लोगों की क्वेरीज थी, लगातार आ रही थी कि जो हमारा वार्षिक करंट अफेयर है 2022 का, कुछ लोग मंथली की बात कर रहे थे, तो वो पूरा कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल परेशानी होना, एग्जाम हमने क्या किया है उसकी क्लासेस बना दी है। 2 तारीख से आपके 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स चालू हो जाएंगे। नेशनल के स्पोर्ट्स हमने अलग रखेंगे, साइंस एंड टेक अलग रखेंगे, मध्य प्रदेश अलग रखेंगे। यदि आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो सकता है 2 क्लासेस में खत्म हो। पूरा 2022 का करंट अफेयर्स पूरा का पूरा कराया जाएगा, योजनाएं, परियोजनाएं, सब कुछ एक एक क्लास अलग अलग उसको हम कैटेगराइज करके चलाएंगे। एक क्लास में क्या हो जाता है कि कई बार यदि एक क्लास हम 5 घंटे की, 6 घंटे की ले सकते हैं, पूरा करंट अफेयर आपका खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि हमारा जो माइंड सेट होता है, जैसे आप
हमारे साथ खेल का पढ़ने आए, हमारा एक माइंडसेट हो जाता है खेल को लेकर के, तो उसकी एक प्रॉपर क्लास हो जाती है। जब हम खेल पढ़ने बैठे तो सीधे वो करंट अफेयर्स की क्लास चालू की और हमने अपना खेल वाला सेक्शन अपडेट कर लिया। साइंस एंड टेक पढ़ने बैठे हैं, अब हम देखते हैं कि चलो अपडेट कर लेते हैं, वो वीडियो उठाया और देख लिया, साइंस टेक अपडेट कर लिया। इसीलिए उसे हम कैटेगराइज करके चलाएंगे। क्लासेस बना दी गई हैं, एग्जाम गुरुजी के चैनल पे वो क्लासेस अपडेट हो चुकी हैं, और भी जो 2-3 क्लासेस हैं वो भी आपको वहाँ बना दी जाएंगी। आप उनको एक बार वो करते हैं, उनके नोटिफिकेशन पे टच कर दें, उनको नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब वो क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी के डिटेल्स के लिए आप एग्जाम गुरुजी करंट अफेयर्स में बात कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।